हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करिश्मा, वर्किंग एज अ पीओ इन वन ऑफ द पीएसबीज। एंड अगर आप आईबीपीएस पीओ या क्लर्क 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एकदम राइट प्लेटफॉर्म पर, राइट वीडियो पर आए हो। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था, रोड मैप 2024 फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करिए और उसके बाद फिर आकर आप ये वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास राइट टाइम है। अभी 8 मंथ्स आपके पास, 6 मंथ्स आई थिंक आपके पास क्लरिकल के लिए है एंड 8 मंथ्स आपके पास पीओ के लिए है। एंड ये बहुत राइट टाइम है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी थी तो आज ही से आपको ये प्रिपरेशन शुरू करनी है विद दिस वीडियो, क्योंकि अब एकदम सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि आफ्टर 12 बीपीएस सैलरी भी काफी हैंडसम हो गई है। एंड अगर 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद तो ये जॉब बहुत लिक्रेटिव होने वाली है। एंड कॉम्पिटिशन तो डे बाई डे बढ़ ही रहा है। तो जितनी जल्दी आप सिलेक्शन ले लोगे, 2024 में सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ आपको आज से शुरू करनी है। सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, किस किस तरह से आपको इस पूरी प्रिपरेशन में उतरना है और कैसे आप 6 मंथ्स के अंदर अपने पूरा सिलेबस के साथ कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो गए अपने एग्जामिनेशन के लिए। आपको कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका उसका होता है कि आप एक मॉक टेस्ट उठाओ और वो मॉक टेस्ट दे दो। तो उसके लिए मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक की फ्री मॉक टेस्ट का। आप वो मॉक टेस्ट दो, वहां से जो भी आपका स्कोर आएगा ना कहीं ये रिकॉर्ड करके रखना। आप या तो किसी नोटबुक बना लो, उस पेज पर लिख के रखो, या फिर अपना कोई एक्सेल मेंटेन कर लो, उसमें अपने स्कोर्स, जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं वो मेंटेन करके रखो। तो धीरे धीरे आपको वो, जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो वो प्रोग्रेस ट्रैक करनी है आपको कि आप धीरे धीरे किस तरह से इवॉल्व करते हो एंड कैसे आपके जो मार्क्स हैं, आपकी परसेंटाइल है, वो सब इंक्रीज करते हैं। तो मॉक टेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली देना है वो सब मैं लास्ट में वीडियो में बात करूंगी। बट आप एक मॉक टेस्ट आज ही दे देंगे जब आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे। सो कुछ बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तभी भी आप बहुत इजीली बैंकिंग एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो लोग हिंदी मीडियम से थे। बिकॉज सबसे पहली बात तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। दूसरा, वो लैंग्वेज आप इजीली समझ सकते हो। एंड बैंकिंग की अगर एग्जामिनेशन को आप देखोगे ना, ये ज्यादा ग्रामर बेस्ड इंग्लिश नहीं पूछी जाती, यहाँ पर पूछी जाती है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इंग्लिश। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको क्या करना रहता है कि आपको वो इंग्लिश पढ़ के समझनी है। लेकिन अगर आपको ग्रामर आती होगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा इजी हो जाता है आपको समझने के लिए। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी एक ग्रामर का कोर्स जरूर देख लो। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर के कोर्सेज आपको किन्हीं भी टीचर्स के मिल जाएंगे। चाहे आप नीतू मैम का देखना चाहते हो वो देख लो। अगर आपको बुक कोई फॉलो करनी है तो प्लिंट टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, आप वो देख लो। ठीक है, एसपी बख्शी की बुक है, आप उससे फॉलो कर सकते हो। कोई भी एक सोर्स पकड़कर, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो पेड कंटेंट हो या फिर कोई बुक हो, उससे एक बार अपनी ग्रामर कंप्लीट करो और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। जितना आप रीड करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंशन होती जाएगी। इंग्लिश में आपको जितना भी डेली करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसके लिए आपको रोज रीडिंग करनी है। रीडिंग आप किसी भी मटेरियल से कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉर्मल बुक पढ़नी है, स्टोरी बुक पढ़ लीजिए। कोई मैगजीन पढ़नी है तो मैगजीन पढ़ लीजिए। अगर आपको एज सिंपल एज न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। एडिटोरियल पढ़ना है तो एडिटोरियल, जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगता है, बस आपको रीडिंग करनी है हाफ एन आवर। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है आरसीज की। एंड वोकैब के लिए जितने भी लोग सोचते हैं कि वोकैब कहाँ से करेंगे, वोकैब के लिए कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। वोकैब जो भी आप पढ़ रहे होगे उसी में जो वोकैब आएगी किसी नोटबुक में लिखते जाओ। एंड उसको बस ये है कि डेली अपनी आंखों के सामने से निकालते रहो, वो याद होती रहनी चाहिए। एंड कोशिश करो कि उसको आप कहीं ना कहीं यूज कर लो। वो वोकैब को अगर आप डेली अपनी बातों में अगर यूज कर लोगे तो वो आपको दिमाग में रह जाएगी। सिर्फ इतना करना होता है, वोकैब के लिए अलग से और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड एक चीज जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ वो है कि आप डेली क्विज लगाओ। एक नहीं तो आप 2 क्विज लगा लो। उससे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप प्रैक्टिस में रहते हो। जितना इंग्लिश आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितनी एक्यूरेसी के साथ वो चीजें करोगे उतना इंग्लिश आपको बेनिफिट देने वाली है। एंड लास्टली, एरर डिटेक्शन 5 से 10 क्वेश्चंस रोज एरर डिटेक्शन के कर लो। तो अगर आप 3-4 मंथ्स के लिए इतना कर लेते हो विद कंसिस्टेंसी तो इंग्लिश आपकी सॉर्ट होने वाली है। उसके अलावा आपको इंग्लिश में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप खुद ब खुद देखोगे कि धीरे धीरे आपके इंग्लिश में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ भी आने लग जाएगी। एंड आपको समझ आ जाएगा कि ग्रामर की नहीं, आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत थी, जो कि आप बहुत इजीली 3-4 मंथ्स में अचीव कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, अगेन काफी कॉमन डाउट ये है कि मैम हम लोग अभी
से ही करंट अफेयर्स डे 1 से करना शुरू कर दें कि नहीं। करंट अफेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको डे 1 से ही करना शुरू करना चाहिए। जिस दिन, जैसे आप आज से अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, मैं ये नहीं आपको बोल रही कि आज इसे याद करना शुरू कर दो, बट पढ़ना शुरू कर दो, एक रूटीन फॉलो हो जाएगा, ठीक है। हाफ एन आवर निकालो रोज अपना और करंट अफेयर्स पढ़ो। बहुत से लोगों का डाउट ये होता है कि नोट्स बनाने की नहीं बनाने। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये मैंने करके देख रखा है। इतनी मोटी नोटबुक आपकी भर जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब भी एग्जामिनेशन आएगा, और उसके बाद आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आप उस पूरी नोटबुक को रिवाइज कर सको। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही डिसीजन होता है, क्योंकि देखो, जब आप पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ रहे हो या फिर आप वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है ना। आप पीडीएफ्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियोस में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ है, वो लोग बोल के बता भी रहे हैं। तो फिर खुद से पेजेस वेस्ट करना, अपना टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं है। सो आई डोंट रिकमेंड मेकिंग नोट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप किसी ना शुरुआत करो वीडियोस के थ्रू शुरुआत करो। वीडियो देखो हाफ एन आवर के लिए, कोई भी वीडियो हो सकती है। यहाँ पर आपको सोर्सेज दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। आपको कपिल काटपाल सर को देखना है, या फिर आशीष सर को देखना है, या फिर गौरव गर्ग सर को देखना है। आपको पेड देखना है कि अनपेड देखना है, इट्स अप टू यू। बट यूट्यूब पर भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपने शुरुआत करनी है वीडियोस के थ्रू। उसके बाद आपको जो वीकली रिवीजन है वो पीडीएफ्स के थ्रू करना है। मंथली रिवीजन भी आपको पीडीएफ्स के थ्रू करना है। एक और चैनल है परचम क्लासेस, उसके थ्रू भी आप वो रिवीजन कर सकते हो मंथली। एंड उसके बाद फिर आपको क्विजेस लगानी है वीकली एंड मंथली। बस उतना आप करते रहिए अभी फिलहाल के लिए। और जो आपका जब एग्जामिनेशन नजदीक होगा, लाइक आपका मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में है, तो उसके पहले के 4 to 5 मंथ्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं। एंड उसमें फिर आपको ज्यादा रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स, 4-5 रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी। अभी से सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए करते रहिए। उसके बाद लोग पूछते हैं कि मैम बैंकिंग अवेयरनेस अभी से करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि देखो, आपको ना बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपको जनरल अवेयरनेस की चीजें नॉलेज होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आपको एक तो इंडिया का मैप अच्छे से पता होना चाहिए, आपको वर्ल्ड का थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, आपको जो जैसे यूएन है क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, WHO क्या है आपका, ये सब चीजें अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी ना, तो जो भी करंट अफेयर्स है वो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। सिमिलरली आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पता होगा, आपको पता है कि जिस चीज के बारे में आप तैयारी कर रहे हो वो कहाँ से शुरू हुई, किस चीज में आप आने वाले हो, बैंक्स करते क्या है, क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बैंक्स के, अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल बूस्ट होता है। एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स के बारे में अगर कुछ कोई अपडेट आती है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आता है, आरबीआई के बारे में कुछ अगर चीज आती है, तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज कहाँ से आ रही है, और रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, आरबीआई क्या करता है, ये सब चीजें अगर आपको पता होंगी तो बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज समझने में आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी ओवरऑल बूस्ट होता है। और ये चीज आपको मेंस में हेल्प करने वाली है, प्री में आपको ये कुछ हेल्प नहीं करने वाली, लेकिन आपका जो थर्ड स्टेज होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर वो बूस्ट करके लेकर जाते हैं। मैं नहीं बोल रही आपको कि आप रोज करो, अगर आपको संडे को टाइम मिलता है तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। कपिल काटपाल सर का पूरा कोर्स है, आप वो सर्च करेंगे तो आपको वहां से फ्री में वो आपको मिल जाएगा। एक कोर्स है 15, 20, 25 वीडियोस का, आई थिंक वो एक बार देख लोगे तो काफी अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। अगर आपको नहीं देखना है तो आप कंप्लीटली स्किप करके इसको, जब आपका मेंस होगा या इंटरव्यू होगा उस दौरान भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है क्वांट, जिससे काफी मेजर इश्यूज रहते हैं लोगों को। मेरा भी बहुत वीक था क्वांट, मैंने भी धीरे धीरे करके उसको बिल्ड किया। एंड अगर आपका क्वांट वीक है फिर भी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, जैसे किसी किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का क्वांट वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, तो कोई भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका वीक है, उससे डिपेंड नहीं करता कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश को आप अपना मॉडरेट लेकर आ जाओ, क्वांट एंड रीजनिंग आप इतना अच्छा कर लो कि उसमें फिर आपको और कोई बीट ना कर पाए। तो अगर आपका क्वांट वीक है तो फिर आप क्वांट को अपना एवरेज कर लो, और अपना जो इंग्लिश है और रीजनिंग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर वहां पर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो ना, तो ओवरऑल आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप क्वांट में क्या करोगे, अगर आपका क्वांट वीक है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि एग्जामिनेशन में एक्चुअल में कितना, क्या परसेंटेज और क्या वेटेज आपको सेक्शंस का पूछा जा रहा है। ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट के थ्रू, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, तो वो मॉक टेस्ट आप जरूर दो। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वांट में वेटेज क्या क्या है टॉपिक्स का। तो आप जिसे अगर एनालाइज करते हो प्रॉपर्ली, तो आपको पता लगेगा कि डीआईज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कि अरिथमेटिक का कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जा रही है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कि अरिथमेटिक नहीं आ रहा है। तो आप इसको बाइफरकेट इस तरह से कर सकते हो कि आपके पास एक जो है वो आपके पास स्पीड मैथ्स है,
दूसरा आपके पास डीआईज है, तीसरा आपके पास बचता है जो आपके पास अरिथमेटिक आता है। तो सबसे पहले अगर आपका क्वांट वीक है, अरिथमेटिक आप नहीं टच करोगे, तो आप पहले जो 2 सेक्शंस है आपके स्पीड मैथ्स एंड डीआई, आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका जो मेजर सेक्शन है, अगर आपके 10 से 15 नंबर यहाँ से निकल आते हैं तो फिर आपको सिर्फ 10 नंबर और चाहिए, तो आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने क्वांट में। 35 मार्क्स का क्वांट आता है, अगर 35 में से आप 25 भी अटेम्प्ट कर आ रहे हो तो ये बहुत अच्छा आपका स्कोर है अगर आप ये प्रीलिम्स में अचीव कर पाते हो। लोग इतना अचीव भी नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप ये अचीव कर पाओगे तो ये बहुत, आप एक्चुअली मॉडरेट से ऊपर निकल जाओगे एंड ये अचीवेबल है। आपको क्या करना है, आपको हर दिन आपको टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपकी अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन 15-15 आप कर लीजिए, 10 नंबर सीरीज कर लीजिए, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज कर लीजिए, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपका डेली चलेगा। 5 डीआईज, अब डीआईज की वैरायटीज होते हैं, लाइन डीआई है, बार ग्राफ है, या फिर पाई चार्ट है, टेबुलर है, तो वो कौन सी डीआईज हैं आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर फिर आपको वो तैयारी अपनी शुरू करनी है। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये आपको पता चल जाएगी। तो उन चीजों से डरना नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस है एंड ये कैलकुलेशंस हर कोई कर सकता है। शुरुआत में आपको आधा घंटा भी लग सकता है, धीरे धीरे करके वो टाइम रिड्यूस होगा, लेकिन आपको रोज करना है, कंसिस्टेंसी से अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अरिथमेटिक में आप 5 टॉपिक्स पकड़ लो, सिर्फ ये 5 टॉपिक्स आपको करने हैं एंड आप उतने में से आप 10 नंबर आराम से फेच कर पाओगे। अगर आपका क्वांट वीक है तो आपको सिर्फ ये 5 टॉपिक्स करने हैं, और अगर आपका क्वांट अच्छा है तो फिर आपको सब कुछ करना है, ठीक है। क्वांट के लिए आप सबसे पहले तो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, ये 3 टॉपिक्स आप कर लीजिए। ये एक ही टॉपिक है, बस 3 बाइफर्केशंस हैं, ये आप कर लीजिए। ये आपको एकदम बेसिक है और ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ना सिर्फ आपको अरिथमेटिक के बाकी और सेक्शंस में जो आपकी डीआई वगैरह है उसके अंदर भी। फिर आप करिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस करिए, आप टाइम एंड वर्क करिए, प्रोबेबिलिटी जरूर करिए। जब आप प्रोबेबिलिटी करेंगे तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन खुद से हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप वाला टॉपिक जरूर करिए। ये 5 टॉपिक्स हो गए। और एक आता है आपका एज बेस्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत नॉर्मल होती है वो किसी को भी नहीं स्किप करनी चाहिए, तो एक वो टॉपिक है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया ना तो आपका क्वांट में आप 5 से 10 नंबर आराम से फेच कर पाओगे अरिथमेटिक के सेक्शन के अंदर, एंड उतना सफिशिएंट है आपका। ये वाले टॉपिक्स आपको हर पेपर में मिलते हैं, चाहे वो आपका मेंस हो चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, ठीक है। तो ये आपको करना कहाँ से, आपको स्क्रीन पर सारे सोर्सेज नजर आ रहे होंगे। अगर आपको बुक्स से फॉलो करना है तो आप आर.एस. अग्रवाल से एक बार कर लीजिए। अगर आपको दूसरी कोई बुक देखनी है तो अरुण शर्मा से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल है तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी शुरुआत में आपको। लेकिन आप अपने मेंस के लिए जो उसका सेकंड लेवल होता है ना, वहां तक आप उस सेकंड लेवल तक जा सकते हैं। और डीआईज के लिए तो फिर आपको यूट्यूब का सोर्स लीजिए, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत अपडेटेड चीजें आपको मिलती हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए टॉपिक्स हैं लेटेस्ट, वो सब आपको वहां से मिल जाते हैं। मैं कैसे करती थी, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए। जब आप कोई मान लीजिए एक टॉपिक आपने उठाया, एज सिंपल एज आप प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी आपने उठाया, उस प्रोबेबिलिटी के आपके मेंस के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। यूट्यूब पर सर्च करिए प्रोबेबिलिटी मेंस क्वेश्चंस एंड इतने क्वेश्चंस वो करिए कि आपके वो क्वेश्चंस ना यूट्यूब पे एग्जॉस्ट हो जाए। इतनी सारी वीडियोस आप देखिए। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये किया था ना, तो मैंने ऐसे किया था कि हर टॉपिक की मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी कि वो वीडियोस तो नहीं होती थी लेकिन उनमें क्वेश्चंस वही होते थे, मतलब सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्ट कर लिए थे मैंने अपने टाइम पर। तो अगर आप इतना अग्रेसिवली एंड इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टॉपिक पहली बात तो आपका वीक बचेगा। आपको अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, आपको अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं, और उसके बाद फिर आप बहुत इजीली वो सारे मेंस में आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। एक एक टॉपिक पर आप कम से कम 10-10 दिन दे दीजिए, और उसके बाद फिर आपको, जैसे मैंने आपको टू डू लिस्ट में बताया था कि ये चीजें रखनी है, उसके बाद अरिथमेटिक से पहले आपको जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसके 10-10 क्वेश्चन रखिए रोज, और वो क्वेश्चन करिए। और जब आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मिक्स 10 क्वेश्चन रखिए कि आपने एक एज से ले लिया, एक आपने प्रॉफिट लॉस से ले लिया, एक आपने पार्टनरशिप से ले लिया, एक आपने परसेंटेजेस से ले लिया। इस तरह से करके सारे टॉपिक्स को आप डेली कवर करते रहिए। तो ये आपकी टू डू लिस्ट में होना ही चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है रीजनिंग। मेरा ऐसा मानना है कि रीजनिंग किसी का भी वीक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम से। सबसे पहली बात तो हम लोग पजल से बहुत डरते हैं। अगर आप अपना वेटेज देखेंगे ना पजल्स का, जैसे मैंने बोला आपको कि आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलता है, तो आप जब एनालाइज करेंगे 20 से 25 नंबर की आपको सिर्फ और सिर्फ पजल्स देखने को मिलती है आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस इन द रीजनिंग। तो पजल्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, सिटिंग अरेंजमेंट्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और वो आपको डेली करनी है। किसी की भी वीक नहीं होती हैं ये चीजें, लेकिन जब आप पहली बार करने बैठोगे ना, शायद आपको 30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा एक बहुत सिंपल सी पजल के अंदर, लेकिन ओवर द टाइम जब आप रियलाइज करोगे तो वो धीरे धीरे टाइम कम होता है। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहली बार पजल उठाई थी मेरे को शायद 40 मिनट्स लगेंगे थे। आपको शायद उतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप 15 मिनट में करोगे, मुझे तो 40 मिनट्स लगे थे वो क्वेश्चन करने में। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे करके वो चीजें आप 2-3 मिनट में
कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी पजल्स होती हैं जो आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हो, बट वो तभी आता है जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो, जब आप अपनी टू डू लिस्ट में ये सब चीजें डेली शामिल करते हो। तो आपको एक तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप ऑफ पजल्स होती हैं, कितने टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। रीजनिंग में ये आइडेंटिफाई करना पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप पेपर में अटकते नहीं हो। आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, आपको अगर मैं कह दूं कि 20 आपके पास ये सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम नहीं है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट मैटर वही है कि आपको वो 20 मिनट्स में अपना बेस्ट, विद दैट टाइमर, विद दैट प्रेशर, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना है आपका स्ट्रेंथ क्या है, एंड आपको वो स्ट्रेंथ पिक करनी है वहां जाकर। तो आप यह करोगे, आप डेली 5 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स करोगे। उसके बाद जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स हैं, जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एंड फिलोजिज्म हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपको हर रोज 10 क्वेश्चंस का मतलब है आप 5 सेट या 10 सेट लगा लो इनके। आपको मिलेंगे कहाँ से ये सारी चीजें? आपको डेली की डेली बहुत सारी एक तो पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे, गूगल पर आपको मिल जाएंगी। तो वो सारे क्वेश्चंस वहां से उठा के आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस के पीडीएफ्स शेयर कर दूंगी। बहुत अनलिमिटेड पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं टेलीग्राम पे, आप कोई भी चैनल देखोगे वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो रीजनिंग में आप सिर्फ इतना करिए, बस कंसिस्टेंट रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए, और कम से कम आप अगर एक फुल टाइम एस्पिरेंट है तो आपको 8 से 10 घंटे अपनी प्रिपरेशन में देने ही चाहिए विदाउट फेल। एंड जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता, यही आपका रूटीन रहना चाहिए कंप्लीट। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो आपको एक टू डू लिस्ट के फॉर्म में डेली करनी है। अब बारी आती है मॉक टेस्ट वगैरह की, कि मॉक टेस्ट आपको कितना फ्रीक्वेंटली देना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है अभी फिलहाल के लिए तो आपको मॉक टेस्ट 2-3 दिन में एक बार दे दोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। वीक में आप 2 मॉक टेस्ट दे लो। उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एनालिसिस करो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें आप वो मिस्टेक्स नोट करो, क्या आप गलतियां कर रहे हो, किस सेक्शन के अंदर आप अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है आपकी, या उसमें रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही हैं, वो चीजें आप फिर से रिवाइज करो, बिकॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एस्पिरेंट्स जो हैं वो मॉक टेस्ट दे तो देते हैं, बट मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो आपको ये चीजें अगर आप एनालाइज प्रॉपरली शुरुआत से कर लोगे तो आप बहुत 5-6 मंथ्स में ना बहुत सही स्टेज पर पहुंच जाओगे, कि जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब आपको ये डर नहीं रहेगा कि अरे एग्जामिनेशन आ गया। एक जो मुझे लगता है कि टॉपर्स की जो एक क्वालिटी होती है, जो एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि आप इतना हासिल कर लेते हो ना पहले ही, कि जब नोटिफिकेशन आता है ना तब आपको एग्जामिनेशन का इंतजार होना चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए। यार हम स्कूल में नहीं है, अब हम कॉलेज में नहीं है कि हम ना एग्जामिनेशन से डरेंगे। अब हम ऐसी स्टेज पर हैं जो ये एग्जामिनेशन है, ये जॉब है, शायद हमारी पूरी लाइफ आगे डिसाइड करेगी कि क्या होने वाली है। तो इसीलिए इतना प्रिपेयर करो कि आपको एग्जामिनेशन की वेट हो, ना कि एग्जामिनेशन से आपको डर हो, उसका फियर नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे इस राइट स्ट्रैटेजी के साथ, राइट अप्रोच के साथ, एंड राइट पर्सपेक्टिव के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली आपको इसी साल सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि टू डू लिस्ट मैं आपको बना कर दूं, वैसे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो एलिमेंट्स आपको बताए, अगर आप वो ऐड करेंगे अपने आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से, तो आप ज्यादा अच्छी टू डू लिस्ट खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो खुद से नहीं बना पाते, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं आपके लिए एक टू डू लिस्ट दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसा भी आप लोग बोलेंगे हम लोग वैसा कर लेंगे। अगर मैं तो चाहती हूँ कि आप खुद से बनाएं ताकि आपके वो बेनिफिशियल हो। मैं जो दूंगी वो वीडियो और वो जो टू डू लिस्ट होगी वो जनरल होगी, आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली मैं नहीं क्रिएट कर सकती, आप अपने लिए खुद वो टू डू लिस्ट क्रिएट करिए। बट अगर ऐसा है कि आप लोग बोलेंगे कि आप टू डू लिस्ट बना के दो, तो मैं एक वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगी आपके लिए। तो आप जैसा भी होगा मुझे बताना, जो भी सोर्सेज मैंने बताए वो सोर्सेज फॉलो करो, जो मैंने लिंक्स आपको दिए डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियोस देख लो, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो फॉलो कर लो, मॉक टेस्ट का लिंक था वो आप दोगे, एंड मॉक टेस्ट मेरे को बताओगे जरूर आप लोग कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। एंड एक ना ट्यूसडे को लाइव मॉक टेस्ट होता है प्रैक्टिस मॉक के ऊपर, वो लाइव मॉक टेस्ट आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक लाइव मॉक टेस्ट देते हो तो आपको वो जरूर देना है। डेली क्विजेस देने हैं, इंग्लिश के तो आप 2 क्विज भी डेली दे सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के आप एक क्विज दे दो, अड्डा से दे दो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको भी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आपको कहाँ कहाँ से देने हैं वो सारे। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एंड बस पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड कीप इन टच, कीप विजिटिंग द चैनल, आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलिए बाय बाय।